जय हिंद एवरीवन, आप सभी का प्रताप क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेमोक्रेसी के लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी विच इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, अर्थात कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप होता है जिसमें शासकों का चयन जनता के द्वारा होता है। और उस लेक्चर में हमने चिली और म्यांमार की अवस्था के बारे में भी समझा था कि कैसे जनरल पिनोशे और जनरल नेविन ने वहाँ पे मिलिट्री कू कराकर वहाँ के सरकार को अपने अधीन कर लिया। तो जैसा लोकतंत्र का परिभाषा कहता है कि लोकतंत्र में शासकों का चयन जनता के द्वारा होता है, लेकिन चिली और म्यांमार में कोई चुनाव नहीं हुआ और वहाँ के शासकों का चयन जनता ने नहीं किया। लेकिन ये परिभाषा हमें सिर्फ और सिर्फ इतना बताता है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है। लोकतंत्र में शासन और कोई नहीं बल्कि जनता स्वयं करती है। और इस परिभाषा के अनुसार अगर हम पूरे कंट्रीज को जज करने लगें तो एक तरफ से इस परिभाषा अनुसार विश्व के सारे देश लोकतांत्रिक होंगे। तो कौन सा देश लोकतांत्रिक है और कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें इस परिभाषा के एक एक शब्द को गहराई से समझना पड़ेगा, जो कि हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की विशेषताएं। परिभाषा को ध्यान से सुनो। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इस परिभाषा में तीन वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। पहला, जिसको हम कहते हैं रूलर्स। अब ये रूलर्स कौन होंगे, इनका चयन कैसे होगा? क्या ये रूलर्स जो चाहेंगे वो एक लोकतांत्रिक देश में कर सकते हैं, या फिर इन रूलर्स को अपने आप को शासक बनाने के लिए कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा? ये सवाल रूलर्स का है। उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड आता है जिसका नाम है इलेक्शन। अब इलेक्शन का मतलब कि चुनाव। चुनाव कैसे होगा? चुनाव होने के लिए किन शर्तों को मानना जरूरी है? क्या चुनाव होता है और निष्कर्ष एक ही निकलता है तो उसे हम एक लोकतांत्रिक कहेंगे? यह भी एक सवाल है। और तीसरा वर्ड हमारा आता है जिसका नाम है पीपल, यानी कि जो लोग वोट देंगे वो लोग कौन होंगे, किन लोगों को वोट देने का अधिकार होगा और किन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। क्या एक लोकतांत्रिक देश में लोगों को वोट देने से हम वंचित रख सकते हैं, या फिर एक लोकतांत्रिक देश में हम सभी लोगों को वोट देने के लिए बिल्कुल फ्री कर सकते हैं? और उसके बाद एक और हमारा अगला टॉपिक आता है जिसमें जो गवर्नमेंट बनेगा, जो हमारी गवर्नमेंट बनेगी, क्या उसका जो मर्जी करेगा वो कर सकती है? अर्थात कि किसी भी गवर्नमेंट को कोई भी काम करने का अधिकार है, या फिर इस बने हुए गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, इनके पावर में कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिट के अनुसार ही ये काम करेंगे। ये तमाम सवाल जो आपके मन में है कि रूलर्स कौन होंगे, रूलर्स की क्या क्राइटेरिया होगी, कैसे रूलर्स होने चाहिए, रूलर्स क्या काम करेगा तो हम उसको अच्छा रूलर के रूप में देख सकते हैं, या फिर इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन कैसे कंडक्ट होते हैं, इलेक्शन को कराने के लिए किस प्रकार के शर्तों की आवश्यकता होती है, या फिर वो लोग कौन होते हैं जो वोट देते हैं। क्या मैं और आप वोट दे सकते हैं? क्या छोटे बच्चे वोट दे सकते हैं? क्या पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, रसिया, चाइना, म्यांमार के लोग आके हमारे यहाँ वोट दे सकते हैं? ये सवाल भी है। और आखिरी सवाल कि जो गवर्नमेंट हम चयन करते हैं, जिस गवर्नमेंट के रूलर्स को हम चुनते हैं, क्या वो रूलर्स जो मन में आएगा वो कर सकते हैं या नहीं, या फिर उनके ऊपर भी, उनके पावर पर भी कोई रेस्ट्रिक्शंस है, उनके पावर को भी हम लिमिट में रखते हैं ताकि वो वही काम कर सकें जो जनता के लिए अच्छा हो, जनता के फायदे के लिए हो, जनता के विकास और देश के विकास के लिए हो। ये तमाम सवालों का जवाब हमें इस वीडियो में मिलेगा। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के 1997 के एक आम चुनाव से, जहां पर नवाज शरीफ की जीत होती है और पाकिस्तान की जनता ने नवाज शरीफ को अपना प्रधानमंत्री चुन लिया था। नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद
नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को वहां का सेना प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि सेना प्रमुख बनने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ की ताकत न केवल सैन्य संगठन में बल्कि सरकार में भी उनका रसूख बढ़ता चला गया। कारगिल युद्ध के समय में भी जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और कारगिल युद्ध के समय वो एक जिम्मेदार व्यक्ति भी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कारगिल युद्ध के समय और कारगिल युद्ध के बारे में वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी जनरल परवेज मुशर्रफ ने अंधेरे में रखा था। 1999 में इन्होंने सैन्य तख्ता पलट करके नवाज शरीफ को सरकार से बेदखल करने का प्रयास किया था, लेकिन जब नवाज शरीफ को इसका अंदेशा लगता है तो नवाज शरीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को सैन्य प्रमुख से बेदखल कर देते हैं। लेकिन उन्हें भी ये बात नहीं पता था कि जिस व्यक्ति को वो नया सेना प्रमुख बना रहे हैं वही जनरल अजीज जनरल परवेज मुशर्रफ का खासम खास निकलेगा। और उसके बाद दोनों लोगों के मंथन के बाद यानी कि जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल अजीज मिलकर सैन्य तख्ता पलट करते हैं और नवाज शरीफ को सरकार से बेदखल करते हैं। हालांकि आगे जाकर जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानी सिस्टम का शिकार बन जाते हैं। अब ये कहानी पहले की थी, लेकिन ये कहानी अब आगे जो मैं बता रहा हूं ये आपके बुक में लिखी गई है। यानी कि इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कू इन अक्टूबर 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. अब पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि एक मिलिट्री कू कराकर अक्टूबर 1999 में वहां के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकते हैं और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर करते हैं। Later he changed his designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5 years extension. Pakistani media, human rights organization and democracy activists said that the referendum was based on malpractice and fraud. उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में एक रेफरेंडम इलेक्शन कराते हैं और अपने कार्यकाल को 5 वर्षों के लिए बढ़ा देते हैं। हालांकि पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मीडिया इस चीज़ को अपोज करते हैं, इस चीज़ का विद्रोह करते हैं कि आपने जो रेफरेंडम इलेक्शन कराया है वो इलेक्शन एक फ्रॉड है। In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. According to this order, the president can dismiss the national and provincial assemblies. उसके बाद अगस्त 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर के तहत इन्होंने पाकिस्तान के संविधान में बदलाव किया। उस बदलाव के दौरान इन्होंने इस बात को डाला कि आज के बाद प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी प्रोविंशियल असेंबली को भंग कर सकते हैं। The work of the civilian cabinet is supervised by a National Security Council which is dominated by military officers. After passing this law, elections were held to the national and provincial assemblies. So Pakistan has led election. Elected representatives have some powers, but the final power rested with military officers and General Pervez Musharraf himself. इसके बाद इन्होंने क्या किया कि वहां के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो कि उन सारे काउंसिल में जो भी मेंबर्स थे ये मिलिट्री के मेंबर्स हुआ करते थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं एक प्रमुख पद पर हूं और मेरे नीचे काम करने वाले ही मेरे ही डिपार्टमेंट के लोग हैं तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे। और इस प्रकार से पाकिस्तान में इलेक्शन तो होते थे लेकिन फाइनल डिसीजन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के हाथ में होता था जो जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा चुने गए थे। Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Pervez Musharraf should not be called a democracy. अब आप जरा बारीकी से इस बात को सोचिए कि डेमोक्रेसी कहता है कि डेमोक्रेसी में किसी भी शासक का चयन जनता करता है, जनता के द्वारा किया जाता है। लेकिन क्या इस पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ की सरकार को जनता ने चुना था? नहीं। वहां के रेफरेंडम इलेक्शन के बारे में लगातार सरकारी मीडिया ने, सरकारी लोगों ने, यहां तक कि पाकिस्तान की जनता ने विद्रोह किया, लेकिन उनको भी
इन परवेज मुशर्रफ की सरकार ने दबा दिया। अब आप देखो, इस पूरे चीजों को पढ़ने के बाद हमें मालूम चलता है कि इलेक्शन तो वहां पे हुए, लेकिन फाइनल डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों में था। चुनाव हो रहा है, लेकिन फाइनल डिसीजन वही लोग दे रहे हैं जो जनरल परवेज मुशर्रफ के अधीन काम करते हैं। तो अब जरा सोचो, क्या पाकिस्तान के इस गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक कहेंगे, डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं, क्योंकि यहां के सरकार को जनता ने नहीं चुना, बल्कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनरल पिनोसे की तरह, जनरल नेविन की तरह मिलिट्री को कराने के बाद अपने आप को वहां का प्रेसिडेंट चुना और 2001 से लेकर 2008 तक वहां पर वो राष्ट्रपति के रूप में रहे। और इन पूरे कहानी को पढ़ने के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अर्थात कि इस पूरे कहानी को पढ़ने के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में जो मेजर डिसीजन लेने का अधिकार रखता है वो सिर्फ और सिर्फ वही लीडर होगा जिसको कि पीपल के द्वारा चूज करके लाया गया है। अर्थात कि किसी भी डिसीजन को पीपल के द्वारा चुने हुए लीडर्स ही डिसाइड करेंगे, बाकी कोई डिसाइड नहीं करेगा। ये कहानी थी पाकिस्तान की। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।